ठीक है। हम्म। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज का रखा था एमसीक्यू, सैटरडे को बोला था आपको, ठीक है? तो इसमें आपको जो शीट दी गई है, आपने घर में जाके वो की। हम्म। हो गई ना? हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वही होगी ना, मुझे लगता है वही है। हाँ हाँ। नहीं आएगा सिलेबस में, आएगा आएगा। देखिए, आपको मशीन भी पढ़ना है, पावर सिस्टम भी पढ़ना है, मैग्नेटिक ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड थ्योरी है ना, ईएमटी, उसका भी है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक है, और ख़ासकर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होगा होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे आप खुद ट्राई करना, जहाँ पर आपको डाउट आता है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। राहुल, पहला क्वेश्चन। आप नहीं, एक होते हैं लीनियर एलिमेंट, एक होते हैं नॉन लीनियर, ठीक है ना? सो लीनियर क्या होता है? विच ओबेस ओम्स लॉ, जिसके करेक्टरिस्टिक्स लीनियर हों। लीनियर मीन्स कि जैसे कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे दूसरा इंक्रीज होगा, या एक को डिक्रीज करेंगे दूसरा, इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन हो। लीनियर इक्वेशन पता क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर वर्ड कहाँ से आया? लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, है ना, एक को चेंज करने से दूसरा डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7x, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा y इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 7yx, दिस इज आल्सो लीनियर। समझ गए ना? एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज हो रहा है ना? तो चाहे आपका ग्राफ जो है वो ऐसे बने या फिर आपका ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, दोनों लीनियर रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना? अब इनमें से जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे पहला एलिमेंट तो आपने पढ़ा हुआ है, इंडक्टेंस। दूसरा कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टर बोलते हैं, ये तीनों पड़े हुए हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। लीनियर क्या हो गया कि ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जिनमें हमारे पास v इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन होता है। यहाँ पर देखेंगे v इक्वल टू आई आर, यहाँ पर v इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, यहाँ पर v इक्वल टू आई इंटू एक्स एल। बट जहाँ पर ऐसा v और i के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ट्रांजिस्टर ये एक हमारा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को मिला के बनता है, ठीक है ना? तो उसमें v और i के लिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दिस इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ए आ गया, ठीक है। आपके लिए क्लियर हो गया? हाँ, नहीं, लीनियर रिलेशन ग्राफ अगर बनाओगे इट विल शो अ लीनियर रिलेशन, हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन वाला जो लीनियर इक्वेशन को ओबे करता है। जनरली हमारे पास ओम्स लॉ आ जाता है। अगर मैं इसको y लिखूंगा, अगर मैं इसको y लिखूंगा, i को x लिखूंगा, r लिखूंगा, तो ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है। तो ये एक लीनियर रिलेशन शो करता है। और इन जनरल अगर आप देखो तो
तो जितने भी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जो एलिमेंट्स ओम्स लॉ वाला रिलेशन फुलफिल करते हैं, वो लीनियर एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ आ गई आपके पास। दूसरा आ गया, हाँ, यू शुड ट्राई, ये तो किया हुआ है ना आपने, ये किया था आपने क्वेश्चन, अच्छा उसमें ये आप लोगों ने राहुल किया हुआ है, आपको सूर्य प्रताप नहीं, देखो तो इसमें क्या है, इसीलिए ये शीट जहाँ पर खोली गई है, क्योंकि इन बच्चों को के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं। इससे आपका पुराना रिवीजन भी हो जाएगा जो कि आपका मिस हुआ है। ठीक है ना, जैसे टू वायर्स ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एरिया आर इज इक्वल टू 600, आर बी 100, द नंबर ऑफ टाइम्स ए इज लॉन्गर देन बी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जहाँ इसका रिलेशन लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर आपका रो और A ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। जब जो वायर A है वो भी कॉपर की है, वायर B है वो भी कॉपर की है, सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एक ही मेटल के हैं। ठीक है ना, सो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, रो जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर सेम रहेगी तो हम उसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने लिखा है कि देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर आल्सो सेम, हैव द सेम क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया भी सेम है, तो वो भी कांस्टेंट हो गया आपका। जब दो चीजें कांस्टेंट हो गई तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, यही रहेगा ना। ठीक है ना, हाँ, तो फिर आपको क्या करना है कि आप इन दोनों का रिलेशन अभी आप लिख लीजिए, आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स एल ए, आर बी इज इक्वल टू के टाइम्स एल बी। डिवाइड कर दो दोनों को, के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, आर ए और आर बी की वैल्यू आपको गिवन है 600 100, एल ए कितना था, वट विल बी था, हाँ, तो ये आपने एल ए अपॉन एल बी लिख दिया। ठीक है ना, तो ये तो आपका कट गया। ठीक है, सो यू कैन से एल ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स एल बी। तो क्या हो गया कि एल ए जो लंबा है इसकी लंबाई ज़्यादा होगी और एल बी की मतलब कम हो। तो जहाँ से आपको क्लियरली दिख सकता है कि नाउ दिस इज एल ए इज ग्रेटर देन एल बी, है ना। आप 6 टाइम भी यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि विच वन इज लॉन्गर, तो आप जहाँ से भी देख सकते हो, ऑप्शन चेंज भी हो सकता है ना कि लंबा कौन सा है रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हो कि एल ए की लंबाई एल बी से बड़ी है। ठीक है, हो गया। तीसरा ये भी किया था हमने, 100 watt 200 volt lamps are connected in series and a 200 volt supply। ये ठीक है, the total power consumed each lamp in watts will be, कर सकते हो। हाँ, राहुल आपने किया था, जिस अभी ने किया लास्ट आपने किया हुआ है। देखो 2 लैंप हैं, दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है ना, अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई। ये आपका उसमें देखना कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा ही है ना। तो ये हमने डिस्कस किए थे, क्लास में किए थे डिस्कस, नहीं किए थे, श्योर? पिछली शीट में भी था, है ना। हाँ, तो ये है कि हमारे पास 2 लैंप आ जाते हैं,
एक लैंप जहाँ पर आ जाएगा, दूसरा, ठीक है। लैंप ए की वाटेज कितनी है? 100 वाट, 200 वोल्ट, और ये भी 100 वाट, और दोनों को किस में कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में, और उसके अक्रॉस एक सप्लाई है, वोल्ट सप्लाई दे दी है ना। हमें क्या बनना? व्हाट विल बी द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप इन वाट्स विल बी, तो कितना आएगा आपका आंसर? तो पहले की पावर आप निकालिए, दूसरे की पावर निकालिए, दोनों को पावर को ऐड कर लीजिए, बताइए कितनी पावर आएगी? पहले की निकालोगे वही दूसरे की रहेगी, हैं? पहले वाले की पावर कितनी रहेगी? सबसे पहले हमें कोई भी, कौन सी पावर ज़्यादा होती है, कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो करता है, ये डिपेंड करता है कि लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा लैंप ज़्यादा ब्राइट है ना, तो उसके लिए भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो ना, ठीक है ना। कितना रेजिस्टेंस रहेगा बोलिए? देखो, जहां पर रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? देखो ये पावर है, ये क्या है? पावर, और ये क्या है? वोल्टेज, है ना। और पावर हमारे पास जो पावर होती है V इंटू आई होती है ना, V इंटू आई होती है। या फिर हमारे पास पावर जो होती है क्या होती है? हाँ, V स्क्वायर अपान R भी हो सकती है हमारे पास पावर। तो R किसके बराबर हो गया? V स्क्वायर अपान P हो गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वोल्टेज कितनी है? 200 इंटू 200, और P कितना है? 100। देखो ये कट गया, कितना आ गया आपके पास? 400 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 400 ओम। इसका भी रेजिस्टेंस जो है वो 400 ओम हो गया। दोनों रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सीरीज में ऐड हो जाएंगे, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 800। वोल्टेज कितनी है? 200। सोर्स वोल्टेज कितनी है? 200 है ना। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, इट इज 400 प्लस 400, इट इज 800। और हमारे पास अब हम अगर इस सर्किट में करंट फाइंड करना चाहेंगे तो करंट कितना होगा? V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज 200 अपॉन कितना हो गया? 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर करंट आ गया। और करंट आ गया तो इसकी पावर निकालिए, कितनी होगी? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर पावर किसके बराबर आ सकती है? अभी देखो पावर कितनी होगी इसकी, हैं? हाँ हाँ, हाँ V पान, ठीक है। वोल्टेज ये ओम्स लॉ लगाया ना, ठीक है। V पान R जो होता है वो करंट होता है। करंट कितना हो गया? 1/4 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपको पता है, तो कितना आ गया? पावर कितनी आएगी? देखो पावर हो जाती है आई स्क्वायर आर आ जाएगी 1/4, 1/4, 400। इससे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और इससे कट जाएगा तो 25 वाट पावर आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों की पावर कितनी होगी? 25 इसकी है, 25 इसकी है, दोनों की पावर कितनी होगी? 25-25, क्योंकि यहाँ पर पावर आ गई 25 वाट, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी पावर कितनी होगी? 25 वाट। ये जो पावर है ये इसकी रेटिंग है, मतलब मैक्सिमम ये इतनी पावर दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर तो डिपेंड करेगी कि इसको हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं,
कितना करंट इसमें से पास कर रहा है। ज़्यादा करंट पास करेगा ज़्यादा पावर बनेगी, कम होगा कम पावर बनेगी। हाँ, P इज इक्वल टू, हाँ अभी अभी आपके पास देखो ना, वो तो टोटल पावर ऑफ द सर्किट बनेगी ना, टोटल पावर ऑफ द सर्किट बनेगी। आपको इसकी पावर निकालनी है और इसकी पावर निकालनी है, ठीक है ना। हाँ, दोनों के निकाल के ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आएगा। आपको कितना है टोटल पावर ऑफ ईच लैंप तो 25 है, और अगर दोनों की करनी है तो 50 आ जाएगा पूरे सर्किट की। हाँ, ईच लैंप का मतलब होता है कि अलग अलग लैंप की, एक की कितनी है दूसरे की कितनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। Yes. Next one is your equivalent resistance between the terminal X and Y of the network shown. ये तो कितना था, 100/3 था। कैसे, हाँ बीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था। सूर्य प्रताप, सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको ड्रा कर दिया और बीच में क्या रख लिया, एक और रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका X बनेगा, ये आपका Y बनेगा। अभी देखिए ये कितना है, 5 और ये 15 है, ये 10 है और ये 30 है और ये R है ना। हमें क्या निकालना है कि X और Y के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है X और Y। इधर अगर हम टच करेंगे मल्टीमीटर तो हमें पता चलेगा कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि जहाँ पर आपने देखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ट्राई करना कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बीटस्टोन ब्रिज से ही रहता है, ठीक है ना। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अगर सपोज इसका नाम हम रख देते हैं P, इसको रख देते हैं Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो अगर आपका PS इज इक्वल टू QR आता है तो इट मीन्स दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ बैलेंस्ड कंडीशन, इज एट बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एट द बैलेंस्ड कंडीशन। और अगर बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो बैलेंस्ड कंडीशन में जब होता है तो इस जगह पर हमारा क्या लगा होता है, इस जगह पर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता था। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ क्या लगा होता था, और उसमें उस गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता था कि इसको बैलेंस्ड कंडीशन में पहुंचाना, इस गैल्वेनोमीटर को बैलेंस्ड पोजीशन पे पहुंचाना, ठीक है। वो कब होता था, जब इसमें करंट की वैल्यू 0 आती थी। जब इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब भी ये बैलेंस्ड कंडीशन मिल जाएगी आपको तो सेंटर वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सेंटर वाली ब्रांच में 0 करंट हो गया तो दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, बीच वाला रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा। तो अगर इसको ओपन कर दो तो आपके पास जो बाद में जो बचेगा सर्किट वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये X हो जाएगा। अभी देखिए ये 5 है, ये 15 है और ये 10 है और ये 30 है। अगर अभी आपको कोई पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आप बताइए कितना हो सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका तो निकाल सकते हो ना आप, इसका कितना होगा बताइए ना, कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है ना। ये तो सूर्य प्रताप आप देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
5 + 15 कितना हो गया 20, जहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना, ये 40 हो गया। अब जहाँ पर आ गया x और y, अब ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 20 × अपॉन 20 + 40 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो इससे आप ये कट कर सकते हो, ये 3 40/3 आंसर आ गया। 40/3 ऑप्शन है कोई? यस, सी इज द राइट ऑप्शन, 40/3। ठीक है जी, क्लियर है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सपोज ये कुछ और होता वैल्यू, जहाँ के बैलेंस नहीं होती, ये डेल्टा बन रहा था, डेल्टा को आपने स्टार में कन्वर्ट करना था, आपका आंसर आ जाना था। बट जब आपको उतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और लास्ट में क्या है कि बीच वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं गिवन है, ठीक है ना, खाली आर लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले चेक कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका इजी रहेगा। हैं? हाँ, ये मेजरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऐसे आपका क्वेश्चन निकल गया ना, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा होता, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आती, 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 150 आ रहा था ना, और 10 को 15 से किया 150 आ रहा था, दोनों 150 आ रहे थे ना, बैलेंस हो गया था, है ना। तो अगर ये बराबर नहीं आते तो फिर क्या करना था, इधर वैल्यू आपको गिवन होनी थी, आपने इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना था, डेल्टा का स्टार बना देना था, और डेल्टा का स्टार बनाते तो आगे फिर से ऐसा इस तरह से आपको दिख जाना था और आपका क्वेश्चन निकल जाना था, ठीक है ना, राइट। हाँ हाँ, वो हमने किया था, हम क्वेश्चन आने वाला आगे करेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस्ड वाला सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए है, स्टार और डेल्टा का बैलेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड टू 150 वोल्ट फ्रॉम अ साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज अक्रॉस द 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज देन, कितनी होगी बताइए जरा। अभी आप देख सकते हो, देखो सबसे पहली बात यह है कि दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, और इनको एक सोर्स वोल्टेज के साथ साइनोसाइडल वोल्टेज है V, ठीक है ना, कोई साइनोसाइडल वोल्टेज हो सकती है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इस तरह से इसके एक वोल्टेज दी गई है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस, जहां पर वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। ये सब फर्ज करो, ये B1 है और यहाँ पर कितनी है B2 है, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है और इसकी 20 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। B1 और B2 निकालनी है अल्टीमेटली आपको, और टोटल वोल्टेज ये कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ना। ये जो वैल्यू होती है ना, ये मैक्सिमम नहीं होती है, जब भी क्वेश्चन में वो वैल्यू देगा साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो आपको इक्वेशन ये आएगी V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर 150 दी गई है, तो 150 आपकी RMS वैल्यू रहती है, 150 क्या होती है RMS, तो RMS वैल्यू कितनी होती है 0.707 टाइम्स V मैक्सिमम। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू है 150, ये आपको RMS वैल्यू दी गई है, ये RMS है, ठीक है ना। तो चाहे हमें वोल्टेज चाहिए, हमें RMS और मैक्सिमम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, हमें खाली एक यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, यहाँ से वोल्टेज निकाल लेंगे, या फिर हम अगर इस सर्किट में करंट फाइंड कर लें, हमें करंट भी पता चल सकता है, ठीक है ना, पता चल सकता है ना। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको
वोल्टेज निकालने के लिए कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे निकलेगी आपकी? अभी देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता होना चाहिए, कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जहां पर भी कैपेसिटर का रिएक्टेंस पता होना चाहिए आपको, तभी निकल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हो कि रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन रहता है, रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस। अभी आपको मैं XC की वैल्यू लिख के देता हूं, ये होती है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC होती है। तो मतलब ये जो रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। मतलब क्या हो गया कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका रिएक्टेंस कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग होता है। अभी देखो इसका रिएक्टेंस क्या होगा, ये कम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू है ना। तो इसका जो रिएक्टेंस है, सपोज मैं इसको XC1 लिख सकता हूं, इट इज, अगर इसकी वैल्यूज कम है तो इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा और इसका रिएक्टेंस कम होगा, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जब भी हम वोल्टेज डिवाइड करते हैं, अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे ना बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। जस्ट आप समझने की कोशिश करो कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हम ये चीजें कुछ भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सपोज जहां पर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं और जहां पर क्या है, एक वोल्टेज है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है ना। सपोज वोल्टेज हमारी 10, ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 5। जहां पर कितनी वोल्टेज हो सकती है बताओ, V1 कितना होगा और V2 कितना होगा? वोल्टेज डिवीजन रूल हमने पढ़ा हुआ है। V1 किसके बराबर होता है, टोटल वोल्टेज इनटू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है ना। वैल्यू डाल दीजिए आप, कितना आता है देखो। सबसे पहले टोटल वोल्टेज कितनी है 10, R1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 7, कितना हो गया 20/7, 20/7 कितना हो गया, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 के का 2.9 के पास पहुंचा, 2.8 है ना, 3 हो गया ना। ओके, अब हम V2 निकालते हैं। V2 कितना होगा, दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाई 5/7 मल्टीप्लाई बाई, अभी देखो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 50/7, करीब करीब आपका कितना हो गया 7 के पास 7 वोल्ट हो गया। मतलब 10 वोल्टेज आपको दी गई थी, 7 वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो जाएगी और 3 वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे फिर से 10 बन जाएगी, बन गई ना। अब एक चीज और देखिए आपने कि जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां कम वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि करंट तो सेम है, करंट सीरीज में सेम रहता है ना, ठीक है ना। जहां पर अगर हम IR लगाएंगे, V इक्वल टू IR लगाएंगे, और जहां पर भी V इक्वल टू IR लगाएंगे तो I तो दोनों में सेम रहेगा ना, क्योंकि सीरीज में सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी R की वैल्यू कम होगी वो वोल्टेज कम हो जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पर ये दिखा कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका वोल्टेज कम हो गया, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अभी देखो वहाँ पर वैसी ही सिचुएशन बन गई है आपके पास। ये एक रेजिस्टेंस मान लो आप, ये R1 समझ लो, ये बड़ी वैल्यू है, और ये R2 समझ लो, ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू होगी, R2 छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अभी देखो जहां पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जहां पर कम वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जहां पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जहां पर कम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। आप देख सकते हो कि ये जो 150 है आप उसको कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, 10 और 20 टोटल करेंगे तो 30, मतलब हमने
अगर रेशो के हिसाब से चलेंगे तो ये आपका 33% हो गया और ये 66% हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 100%। तो कहने का मतलब 150 में से 33% वाले के पास ज़्यादा वैल्यू आएगी, उसका 66 जहाँ पर आएगा 33 जहाँ पर आएगा। तो आप 150 का 66 ले सकते हो, कितना आएगा? दिस इज अदर वे ऑफ गेटिंग द आंसर, ठीक है ना। तो बताइए अभी 150 का हाफ कितना होता है? अभी एक चीज देखो, 150 है ना, अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 50, 50 और 50, ओके। अगर 100 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर 100 है हमारे पास, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 33, 33, 33, 2 को जोड़ के 66 बन जाता है, तो 2 को जोड़ के 100 बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके पास कम रेजिस्टेंस है वहाँ कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना आ जाता है आपका? 100 वोल्ट। तो आपके 10 में कितना हो गया? 100। तो पीछे कितना बच गया? 100 इसमें 10 में आ गया, तो पीछे सॉरी इसमें जे बेसिकली पहले वाले कैपेसिटर में, और इसमें अगर 100 आ गया, अगर इसमें 100 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 50 वोल्ट आ गया। तो 50, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखना है कि जहाँ पर कैपेसिटेंस कम होता है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, ठीक है ना। आप रेशो के हिसाब से वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए। करंट है, हाँ हाँ आ जाता। दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। अभी मैंने आपको, इसमें कोई भी थ्योरी वाला सिस्टम नहीं है, इसमें मैंने एक लॉजिक बताया आपको कि अगर देखो जहाँ पर वोल्टेज अगर इस तरह से डिवाइड करनी है, दो कैपेसिटर दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 था, तो उसके हिसाब से हमने परसेंटेज के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अगर हम वो QOCB वाला रिलेशन लगाएंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाता है। दैट इज अ थ्योरेटिकल वे ऑफ डूइंग द थिंग, बट दिस इज द अनदर वे ऑफ गेटिंग द आंसर। वो चीज़ तो आपने की है, ठीक है ना। दिस इज क्लियर। अब ये तो इसका आया नहीं आंसर, आंसर है इसका? हाँ जी आंसर है इसका। हाँ, द वेव शेप ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, तो ये मैंने आपको बताया था, इंडक्टर में इसका वेव शेप, वोल्टेज का वेव शेप कितना होगा? जे करंट का वेव फॉर्म है, हमें वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाना है, तो इसका वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या आएगा? जैसे करंट इंक्रीज करता है ना, तो हमने देखना कि ये चेंज इन करंट है और इसकी स्लोप क्या है, जहां पर इसकी स्लोप क्या है? कांस्टेंट है ना, जहां से लेके यहां तक इसकी कांस्टेंट स्लोप है ना। तो कांस्टेंट स्लोप पे कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट आपका करंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वोल्टेज भी आपकी 0 हो जाएगी, तो ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा उसमें, है ना। हाँ, ये दो चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। एक तो इंडक्टर के केस में करंट का वेव फॉर्म अगर ऐसे होगा, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी कर दो, ठीक है ना, अगर करंट का वेव फॉर्म ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो बताइए वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे होगा इसका? इंडक्टर के केस में अगर ऐसा आएगा, करंट का वेव फॉर्म ये है, बताइए इंडक्टर का वोल्टेज कितना आएगा? सो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज का फार्मूला होता है LdI/dt होता है ना। तो यहाँ पर देखिए DI/dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसको हम
एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप दिखाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। जहाँ पर एक लाइन विद सर्टेन स्लोप होगी, है ना, उससे हमें पता चलता है कि दिस थिंग इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर di/dt है, ये हमारा जो स्लोप है ये बेसिकली di/dt है ना। और जहाँ पर di/dt क्या है, जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है ना, जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन आती है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती है, 0। जहाँ पर di/dt क्या हो गया, अगर di/dt 0 होगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। अभी देखो सपोज जहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाती है 1 सेकेंड और जहाँ पर वैल्यू है 2 सेकेंड, तो आप 1 सेकेंड यहाँ मार्क कर लो, 2 सेकेंड यहाँ पर मार्क कर लो। जहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना आपको L से मल्टीप्लाई करके, लेट इट इज x, है ना, तो x अमाउंट का एक वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक di/dt क्या है, 0 है ना, तो इसलिए वोल्टेज कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ही नहीं, तो फिर वोल्टेज भी नहीं बनेगी। वोल्टेज तभी बनेगी जब वहाँ पर या तो इंक्रीज कर रही है लाइन या डिक्रीज कर रही है, तो ये आपके पास एक वोल्टेज वेवफॉर्म आ जाती है। और कैपेसिटर का भी क्वेश्चन जब आता है तो कैपेसिटर के क्वेश्चन में वोल्टेज वर्सेस करंट होता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का इस तरह से वेवफॉर्म आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर में वोल्टेज इस तरह से रहता है और जो इसका करंट वेवफॉर्म होता है वो इंडक्टर के वोल्टेज की तरह होता है। जैसे इंडक्टर की वोल्टेज है वैसे कैपेसिटर की करंट होती है, और जैसे इंडक्टर की करंट है वैसे कैपेसिटर की वोल्टेज होती है। कैपेसिटर के लिए वोल्टेज इस शेप में रहेगी, बिकॉज इन अ कैपेसिटर द वोल्टेज इंक्रीजेज ग्रेजुअली। कैपेसिटर में वोल्टेज आस्ता आस्ता इंक्रीज करती है ना। जैसे कि जहाँ पर t = 0 है तो करंट हमारा एकदम 0 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आस्ता आस्ता से वोल्टेज एकदम 0 नहीं आ सकती, ठीक है ना। और क्योंकि और जहाँ पर देखोगे जहाँ पर भी अगर t = 0 पे है, आपने देखा कि करंट की वैल्यू जो है वो आस्ता आस्ता से इंक्रीज कर रही है ना। इंडक्टर में करंट ग्रेजुअली राइज करता है और कैपेसिटर में वोल्टेज ग्रेजुअली राइज करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक रीज़न भी बताया था, पता है आपको, नहीं बताया, हाँ, पीछे नोट्स सर्च करना, ठीक है। ओके। A 20 microfarad capacitor is connected across an ideal voltage source. The current in the capacitor will be, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक आइडियल वाला कॉन्सेप्ट दिया था। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, नॉन आइडियल, है ना, प्रैक्टिकल क्या होते हैं और आइडियल वोल्टेज सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। आइडियल को हम प्रैक्टिकल नहीं बोलते, नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्सेज आर बेसिकली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो एक चीज़ तो है कि फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, है ना, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और इसको हमने आउटपुट टर्मिनल पे यूज करना है, तो जितने इसके अंदर वोल्टेज होगी ना, अगर उतनी ही वोल्टेज हमें यहाँ मिल जाती है, सेम वोल्टेज, अगर सपोज यहाँ V है और VAB आपका VAB जो है वो V के बराबर हो जाता है। जितनी वोल्टेज आपको जहाँ दिख रही है, जितनी इसकी एक्चुअल वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज इसके आउटपुट टर्मिनल पे मिल रही है, तो इट मीन्स इट इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसके अंदर 0% लॉस है। आइडियल उसी को बोलते हैं ना जिसमें 0 लॉस रहता है, लॉसेज आर 0, आइडियल, ठीक है ना। तो आइडियल वो तभी हो सकता है कि जहाँ पर एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स का सर्किट जो है वो ऐसे आता है, उसका आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0 आ जाता है ना, तो मतलब जहाँ पर वोल्टेज 0 ड्रॉप हो रही है, और वोल्टेज 0 ड्रॉप हो रही है तभी तो पूरी वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलेगी, है ना। तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है,
जीरो रहता है, ठीक है ना। और अगर करंट सोर्स होगा फॉर एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट रहता है। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि करंट सोर्स को बेसिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये दो टर्मिनल है हमारे पास ए और बी, जहाँ पर अगर हम कोई लोड लगाएंगे तो इसमें करंट हमारा क्या आएगा, लोड करंट, ठीक है ना। तो हमें देखेंगे कि जितना इसका करंट सोर्स के अंदर जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सेम करंट हमें यहाँ पर मिल रहा है तो इट मीन्स उसमें कोई भी करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब जहाँ से करंट जो है वो जीरो होगा, तो जितना भी करंट जहाँ से आएगा वो सारा का सारा आगे चला जाएगा, नीचे कोई नहीं जाएगा। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो आइडियल केस में करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। और जहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, द करंट इन द कैपेसिटर। अब ये करंट पूछा गया है, तो बताइए कैपेसिटर में करंट कितना रहेगा, आप बताइए, हैं? will be very high at first, then exponentially decay and steady state will become zero. None of these will be zero at first, then exponentially rise, will be very high at first, then exponentially decay. देखो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। कैपेसिटर के केस में ये जो ग्राफ है ना, ये वोल्टेज का होता है, और ये जो ग्राफ है ये करंट का होता है। कैपेसिटर के केस में करंट का, अच्छा, तो सबसे पहले जब हम किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली इट इज़ वेरी हाई। इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर में करंट क्या होता है, एट टी इक्वल टू जीरो करंट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कैसे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर करंट का रिलेशन होता है डी वी अपॉन डी टी होता है। कैपेसिटर के अंदर अगर हम टी की वैल्यू जीरो डालते हैं, टी की वैल्यू जीरो, ये जहाँ पर होता है एट स्टार्ट, इनिशियली, एट फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब इनिशियली, ठीक है ना। तो जब इनिशियली यहाँ पर है हम एट ओरिजिन, जैसे स्टार्ट करेंगे तो टी हमारा ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। तो जब हम टी की वैल्यू जीरो करेंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमें हमेशा जीरो पे कुछ फाइनाइट वैल्यू ऑफ द करंट मिलती है। जीरो पे हमें कभी भी जीरो करंट नहीं मिलता है, जीरो टाइम पे हमें करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है। तो उसके बाद क्या होगा, देन एक्सपोनेंशियली डिके एंड स्टेडी स्टेट विल बिकम जीरो, नॉन ऑफ दीज आर ट्रू। तो इसके लिए अभी आपने वो इसका टाइम रिस्पॉन्स नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए करंट का ग्राफ क्या रहता है हमारे पास इस तरह से, इनिशियली आपके पास कैपेसिटर में इनफाइनाइट करंट होता है और आस्ते आस्ते से वो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है, एंड एट द एंड ये क्या बन जाएगा, एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में। इनिशियली ये आ गया ना ऐसा, देन एक्सपोनेंशियली डिके एंड स्टेडी स्टेट विल बिकम जीरो। जीरो कब बनेगा, स्टेडी स्टेट जीरो पे कब बनेगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये तब ये टाइम आगे अप्रोच करता जाएगा, जब आपका टाइम इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तब जाके ये जीरो के साथ टच होगा, अदरवाइज ये एक्सपोनेंशियली डिके करता रहेगा, है ना। तो हाँ, राइज तो नहीं करेगा, विल बी वेरी हाई एट देन एक्सपोनेंशियली डिके, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि जब एक्सपोनेंशियली डिके करता है, आफ्टर दैट आप देखोगे कि ये स्टेडी स्टेट हो चुका होता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन ऐसी होती हैं बिल्कुल जीरो के साथ साथ, और जीरो को कब टच करती हैं, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, है ना। वेरी हाई एट फर्स्ट देन एक्सपोनेंशियली डिके एंड स्टेडी स्टेट विल बिकम जीरो, ठीक है ना, ये क्लियर कर लेना आप। स्टेडी स्टेट जीरो कब बनेगी, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये याद रखना आप। 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर इन सीरीज,
a 6 microfarad capacitor is in parallel with this series arrangement the equivalent capacitance, ये तो easy है, ये तो आप खुद करोगे है ना, तो ये कर लोगे। देखो 3 कैपेसिटर जो हैं हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर उनका एक कैपेसिटर जो है पैरेलल में रहेगा इस तरह से। ये 6 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कैसे, जब 3 सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/3 विच इज 1। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड, तीनों का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड हो गया है ना। और जब दो पैरेलल में दो कैपेसिटर जब होते हैं, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना बाद में, तो पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इज इन द सर्किट V is the input voltage applied across the capacitor of 2 farads. करंट थ्रू द कैपेसिटर इज, तो अभी करंट निकालना आपने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई गई है, तो आपने करंट की वेव फॉर्म बतानी है। ठीक है ना, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 2 फैरेड। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले अभी आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द, तो आपने कैपेसिटेंस बताना है। अभी देखो जहाँ पर कितनी है वैल्यू, जहाँ पर वोल्टेज कितनी है 10। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि करंट क्या होता है C dV/dt। ठीक है, C कितना है 2, dV/dt क्या हो गया 10। जहां पर आपके ऑप्शन भी हैं, लेकिन ऑप्शन वेव फॉर्म की शेप में। अभी मैंने आपको पहले एक रफ आइडिया दे दिया था, अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म ऐसे इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटर में, तो उसका इक्विवेलेंट करंट क्या होता है कांस्टेंट, ये करंट आ जाएगा। अगर डिक्रीज कर रहा है, अगर सपोज जहां पर 0 बन गया, सॉरी, अगर यहां पर 0 बन गया, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर ये 0 नहीं बन रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा, कुछ ना कुछ स्लोप उसकी आएगी। सपोज इसकी स्लोप है 5 और इसकी स्लोप है 3, इसकी स्लोप ज़्यादा है ना, तो इसका जहां से लेके जहां तक मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और आगे स्लोप डिक्रीज का मतलब अब हमने इसका मैग्नीट्यूड कम करना है ना। तो अगर स्लोप कम होगी तो आपका काम आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, जैसे जैसे आप देख सकते हो कि जहां पर इसको उन्होंने डिवाइड किया है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 0 पे 1 पे एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहेगी, और 1 से लेके 3 तक डिक्रीज हो रही है। स्लोप देख लेनी है आपने, 1 से लेके 3 तक डिक्रीज हो रही है, स्लोप देख लेनी, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव चला जाएगा 3 तक। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 3 से फिर इंक्रीज हो रही है, ऊपर चले जाओ। अब देखो इनका बराबरी मैग्नीट्यूड है ना, तो जितना इसका लाइन हाइट होगा उतना ही हाइट इसका रहेगा। ये कहाँ तक है 4 से लेके 5 तक, सॉरी हाँ, ये 3 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। 3 से शुरू हो रही है ये लाइन और कहाँ तक जा रही है, तो आपने 3 से शुरू करना 5 तक। इंक्रीज के लिए पॉजिटिव और डिक्रीज के लिए नेगेटिव, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव और डिक्रीज के लिए नेगेटिव। उसके बाद 5 के बाद फिर से डिक्रीज हो जाएगी
तो आपने इसका ऐसे छोड़ देना खाली, है ना। तो जो 5 पे नेगेटिव होगी फिर से 5 के बाद, ठीक है। तो अगर वोल्टेज, अगर करंट इंक्रीज कर रही है, अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो वोल्टेज आपकी पॉजिटिव रहेगी, डिक्रीज करेगी तो एकदम जीरो से नेगेटिव पे ले आना इसका, क्योंकि स्लोप के हिसाब से होता। अगर स्लोप इसकी इतने सारे से नीचे आ रही है तो आपकी नेगेटिव हाफ में वो वेवफॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास वेवफॉर्म आ जाएगा। आई थिंक कौन सा रहेगा, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी आपको चेक करना है। सबसे पहले पहला मैग्नीट्यूड आप चेक कर लो कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये करंट की वैल्यू है, क्या है, करंट की वैल्यू है, कितनी आती है, करंट का फार्मूला लगा दिया आपने, कितना आता है dv बाई dt। यहाँ से देखो ये जीरो से लेके कितना है, सपोज ये 0 है और ये कितना है 10 है ना, और ये 1 है। तो व्हाट इज द वर्टिकल चेंज, 10 यूनिट। व्हाट इज द वर्टिकल चेंज, 10 यूनिट। व्हाट इज द हॉरिजेंटल चेंज, 1 यूनिट। तो 10 यूनिट डिवाइडेड बाई 1 यूनिट इज द स्लोप, है ना। और उस स्लोप को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डीवी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो वो आपका आ गया dv बाई dt, कितना आ गया आपके पास 10। तो dv बाई dt की जगह 10 लिख दीजिए और c की वैल्यू उसमें डाल दीजिए। तो c को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20। तो इनिशियली आपका करंट कितना रहता है 20 रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर 20 है क्या, हाँ b वाला 20 आ रहा है, ठीक है। a वाला आपका एक जगह 10 है, एक जगह 11 है ना। जहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा स्लोप चेंज कर लेते हैं। अब इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप 10 आई थी ना, तो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप भी देख लो आप कितनी आती है। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्लोप होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बोथ वर्टिकल वैल्यू एज वेल एज हॉरिजेंटल वैल्यू। तो यहाँ पर वोल्टेज की फाइनल वैल्यू कितनी है 10 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है -12, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा फिर करंट का भी देखो, यहाँ पर कितना वैल्यू है इनिशियल टाइम और ये हो गया फाइनल टाइम, कितना हो गया 5 माइनस 3, कितना हो गया, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 22/2, कितना हो गया 11। इसका मतलब इसकी स्लोप थोड़ी सी ज्यादा है, इस वाली लाइन की स्लोप थोड़ी सी ज्यादा, उसकी 11 वैल्यू बन रही है। और अगर यहाँ पर आप यहाँ पर 11 पुट करोगे तो 2 × 11 कितना होता है 22। तो सेकंड वाली को राइज है ना यहाँ पर, ये इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। यहाँ पर 20 करंट आएगा 20 एम्पेयर और इसमें 22 एम्पेयर करंट आएगा। तो आपने देखना है कि कौन सा है फिर। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन है, एक पे 20 है और एक पे 22 है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें ओके हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था इसका इंडक्टर का, आपको पूरा डिटेल में सेम यही क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्लियर है आपको, या मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दे दूं। चलिए आपको मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं पहले। ठीक है, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 3, यहां पर 2 है, जहां पर 3 है ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ऐसे ही है ना। जहां पर 10 है और यहां पर कितना है -12 है ना, ठीक है। ये चीज है, ये क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, y = mx + c होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस टर्म में अगर ये वोल्टेज है और ये टाइम है, मतलब ये x है और ये y है। तो अगर इसकी इस फॉर्म में मैं लिखूंगा तो v = mt + c आ जाएगा,
अगर इस वेरिएबल में मैं लिखूंगा तो v इक्वल टू एम टी प्लस सी आ गया। m क्या होती है? m होती है स्लोप। m क्या होती है? स्लोप। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है कि आपके यहाँ पर कितनी स्लोप आ रही है। पहले वाले केस में आपका फ्रॉम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है ना। तो आपके पास m कितना है? 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 विच इज 10। तो आपके पास m की वैल्यू 10 आ गई, तो v कितना हो गया? 10t प्लस सी। अगर हम चाहें तो एट t इक्वल टू 0 आप देख सकते हो यहाँ पर कि एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? t 0 पे है, ये 0 है ना, 0 पे वोल्टेज भी तो 0 है ना, तो दोनों वैल्यू इसमें डाल दो, c कितना आ जाएगा? c 0 आ गया ना इसमें। अगर इसमें c 0 आ रहा है तो हमें जहाँ से c की वैल्यू 0 मिल जाती है। अब c की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, यू विल गेट व्हाट इज v? इट इज, ये कितना आ गया है? कहाँ पर? इन टर्म्स ऑफ, नहीं ऐसे देखिए, अभी स्लोप आपको पता चल गई ना, तो v की इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई 10t प्लस 0। लेकिन हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट क्या होता है? नाउ इट इज c dv बाई dt। तो हम लिखेंगे c की वैल्यू कितनी है? 2, और d बाई डी टी को करेंगे, v की वैल्यू डाल दीजिए 10t। तो 10t को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, 10 आ जाएगा, तो 20 एम्पेयर करंट आ गया। मतलब जब आपका टाइम 0 से लेके t तक था उस समय आपके करंट की वैल्यू 20 थी। ठीक है ना। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस हो गया फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, ये देखो यहाँ से चेंज होगी ना इसकी स्लोप, यहाँ से स्लोप चेंज होते 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 कहाँ पहुंची? यहाँ। मतलब इस पॉइंट पे टाइम कितना था? 1, और इस पॉइंट पे टाइम कितना है? 3। तो आपके टाइम इंटरवल बन जाएगा ना 1 से लेके 3 सेकेंड तक। तो इस सेकेंड में, इस टाइम इंटरवल पे अब आपने वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। तो वोल्टेज आपको पता है v इज इक्वल टू एम टी प्लस सी होता है। m इज द स्लोप। स्लोप निकाल लीजिए पहले। स्लोप क्या होती है? अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट होता है ना। तो जनरली क्या होती है? स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है ना। तो जो वर्टिकल वैल्यूज हैं वो y हैं, और जो हॉरिजेंटल वैल्यू हैं वो x हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू होगी y2, जहाँ पर हो गया y1। y2 मतलब यहाँ पर करंट कितना है, सॉरी वोल्टेज कितनी है? -12। यहाँ पर लिखिए -12 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है? 10 होगी, और टाइम कितना हो गया जहाँ पर? 3, और ये क्या हो गया? 1। तो टाइम का भी डिफरेंस ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा -22 ओवर 2 विच इज -11। तो y की वैल्यू माइनस होगी, है ना, m की वैल्यू माइनस होगी। तो आपके पास v कितना हो गया? -11t प्लस सी। अब आपने देखना है कि इस पॉइंट पे आपके पास t कितना है? 2, लेकिन आपके पास v कितना है? 0। इस पॉइंट पे दोनों, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां दोनों वैल्यू आपको पता हो, ताकि तीसरी वैल्यू निकल सके, ताकि c की वैल्यू निकल जाए। तो आपको पता है एट t इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 0 डाल दो इस इक्वेशन में। जब v की वैल्यू 0 लिखोगे, t की वैल्यू 2 लिखोगे, ये आ जाएगा -22 प्लस c की वैल्यू कितनी होगी? 22। ये c की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ v। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ v नाउ? v विल बी योर -11t प्लस 22। ओके, डन।
V की वैल्यू आ गई आपके पास, V की इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है ना। नाउ अभी आपने करंट निकालना है, करंट का रिलेशन होता है C dV बाई dt। ओके, C की वैल्यू 2 है और dy dt, मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं t प्लस 22। ओके, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2 को, जब 11t को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, -11 ही आएगा ना। 22 को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो प्लस 0 कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे -22 एम्पियर, -22 एम्पियर। मतलब जब आपका टाइम इंटरवल 1 से लेके 3 सेकेंड तक था, उस समय आपका करंट कितना रहेगा, 22 एम्पियर। 1 से शुरू करना है, 1 पर भी -22 रहेगा और 3 तक -22 ही रखना है। मतलब वो वाली लाइन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो नेगेटिव हाफ में होगी। अब इसी तरह से जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से जहाँ जाओगे तो आपकी स्लोप कितनी बन जाएगी, स्लोप आपकी आ जाएगी 11। V कितना आ जाएगा आपका 11t प्लस C की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। जब आपके पास ये आ जाएगा V इक्वल टू 0, 11 इंटू जब t की वैल्यू आपके पास क्या है 4, है ना, तो कितना आ जाएगा, C आ गया आपके पास 44, माइनस का आ गया, कोई बात नहीं, V कितना हो गया 11t माइनस 44। तो आपके पास I कितना हो गया 2 इंटू डी वाई डी टी ऑफ 11t माइनस 44, मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 एम्पियर आ गया। तो मतलब जब आपका टाइम जो था इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल पे आपका करंट 22 एम्पियर हो गया। अभी ग्राफ से देख लीजिए आप, 0 से 1 तक कितना करंट था 20, देखो 0 से लेके 1 तक आपके पास 20 एम्पियर करंट दिख रहा है ना। फिर 1 से लेके 3 सेकेंड तक कितना था -22, यहां पर निकाला हमने -22 एम्पियर। 1 से लेके 3 तक देखिए ये वाला आ जाएगा आपके पास, सॉरी कहां पर आ गया, हाँ जहां पर 1 से शुरू किया नीचे आ गए, 1 पे भी -22 था और 3 तक -22 ही रहा, 1 से लेके 3 तक -22 रहा, देखो ना -22 यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल था आपका 3 से 5 सेकंड तक, तो 3 से 5 सेकंड तक आपका +22 एम्पियर आ गया। तो 3 यहां से देखो 3 पे एकदम 22 आ गया और 3 से लेके 5 तक जो है वो 22 ही रहा। उसके बाद आपका नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, स्लोप डिक्रीजिंग है ना, तो नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा। तो आपने हर एक पॉइंट हर एक टाइम इंटरवल पे करंट की वैल्यू निकाल ली, तो करंट की वैल्यू उस टाइम इंटरवल के हिसाब से हमने वेवफॉर्म ड्रा कर दी, तो ये आपका वेवफॉर्म डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। लास्ट इज अ टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज, नोड बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। दिस इज क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है। सो वी हैव डन सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस मल्टीपल चॉइस टाइप, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा हमने फिर से एक क्वेश्चन की शेप में चेक कर लिया कि क्या हमें जो पढ़ा है हमारा अभी हमारा क्वेश्चन उससे बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि ये जो अभी हम KVL KCL कर लिया अभी तक हम ना, उसका वर्कशीट मैंने नहीं डाला यहाँ पर, है ना। तो एक MCQ आपका KVL KCL का हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको चेक हो जाएगा कि क्या आपका KVL KCL के क्वेश्चन भी निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद एक वर्कशीट आपका इंडक्टेंस का भी वो उसी KVL KCL के अंदर ही मैं डॉट कन्वेंशन भी डाल दूंगा, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। एक वर्कशीट हम कर लेंगे, बाकी आपको जो मिलेगी उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना भी कोई भी डाउट होगा तो हम तो हैं ही है ना, डाउट प्लीज़ आप ऑनेस्टली पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तो आप अपने आप से ही धोखा कर रहे हो एक किस्म का, है ना। दिस इज क्लियर, ओके।
So shall we stop here? Okay, thank you. Online students, is it okay?